लोग? आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत मन से, और जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट्स हो, आप हमारे ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, राइट? सो यस, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। और ये चैप्टर आपने बहुत बार सुना होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। सो आपको लगा होगा भाई इसमें नया क्या पढ़ लेना है। पढ़ना है नया, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चीज़ें वही रहेंगी, हमारा सोचने का तरीका, हमारा प्रॉब्लम से डील करने का तरीका चेंज हो जाएगा, इंटायरली चेंज हो जाएगा। आपको, आपने वहां पे बस स्टोरी सुनी होंगी, चीज़ों को समझा होगा, बट अब आप उस चीज़ों को एनालाइज करेंगे डीपली। सो यस, वी विल बी स्टार्टिंग विद लॉज ऑफ मोशन, राइट? तैयार हैं आप सब? वेरी गुड। नाउ, लॉज ऑफ मोशन से पहले दो तीन रिक्वेस्ट है मेरे आपके लिए। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं चैप्टर शुरू करने से पहले, कि आपको वो सब चीज़ें थोड़ी सी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है आपका थोड़ा फ्लो टूट गया हो, आपने रिवाइज नहीं किया हो, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं या आपके माइंड से थोड़ा सा आउट हो गया है, यू आर आउट ऑफ टच ऑफ इट, तो थोड़ी इशू आ सकती है। सो आई बी रिक्वेस्टिंग यू, इट्स माई ऑनेस्ट सजेशंस, कि आप इन चीज़ों को देख लें। थोड़ा वेक्टर्स आप देख लीजिएगा, राइट? काइनेमेटिक्स में जो ग्राफ्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनके फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। वेक्टर्स इज अ मस्ट, क्योंकि आपको वेक्टर्स में क्या, खासकर कंपोनेंट तोड़ना, वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, कंपोनेंट प्रोजेक्शन, वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। काइनेमेटिक्स में आपको एक्सेलरेशन और चीज़ें जो फ्री फॉलिंग एंड अदर थिंग्स जो आपने किया था, उसको थोड़ा सा आप रीटच कर लीजिएगा। ओके, फाइन। सो वी स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में इसको हम लोग डायनामिक्स करके भी बात करते हैं। कहीं कहीं चैप्टर्स में, कहीं कहीं बुक में ना आपको डायनामिक्स लिखा मिलेगा, और डायनामिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा होगा। शुरू में ये काइनेमेटिक्स लिखा रहे में मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स? एक्चुअली क्या है, काइनेमेटिक्स में आप सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, राइट? क्यों हो रहा है इसके बारे में बात नहीं करते हम लोग। मोशन क्यों हो रहा है, मोशन का होने का ओरिजिन क्या है, लाइक जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात नहीं करते, सिंपली वो मोशन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बट डायनेमिक्स में वी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ द मोशन, क्यों हो रहा है, कौन मोशन को कर रहा है। मोशन के कॉज के बारे में सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपके सामने कोई चीज रखी पड़ी है, आपको लगता है उसको मूव कराना, आप क्या करते हो? कुछ फोर्स लगाते होगे उस पर, ऑफ कोर्स किक करते होगे, हाथ से उठा के रखते होगे, या किसी बैट से, किसी डंडे से आप उसको मारते होगे। सो तब वो मूव कर रहा है, राइट? या फिर कोई चीज मूव करते हुए आ रही है ऑलरेडी, और आपको लगता होगा कि उसको रोकना है या तेज करना, ज्यादा करना, तो आप फिर कुछ अप्लाई करते हो उस पर। सो बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट, यू आर अप्लाइंग, यस, यू आर अप्लाइंग फोर्स। वेरी गुड, यू आर अप्लाइंग फोर्स, दैट्स ग्रेट। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स के बारे में बात करेंगे अब। जनरली 7th 9th में आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज सिंपल लाइक पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, जो कि गलत नहीं है, ऑफ कोर्स गलत नहीं है, पुल और पुश फोर्स होता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट नाउ यू आर 11th, you are preparing for some examination, you are in class 11th now, आप जेई, नीट या फिर आगे फर्दर स्टडीज की बात कर रहे हैं, आप 11th के स्टूडेंट हैं अब। सो आपकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो पूरा चीज़ों को इनकम्पास करनी चाहिए, राइट? कैटर करनी चाहिए। सिर्फ पुश और पुल, बहुत सारा आपको पुश और पुल नहीं दिखेगा कि वो पुश हो रहा है कि पुल हो रहा है, आप कंफ्यूज होगे कि उसको फोर्स कैसे बोलें फिर, ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा कि पुश था कि पुल था। सो हाउ विल यू डील विद दैट? सो फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, force is a physical quantity which changes or tends to change the state of rest or motion of a body
और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई नया डेफिनेशन नहीं है। ऑफ कोर्स फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब केमिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का फर्क आपको पता होगा, बट मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको मेजर करने के लिए हमको उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर सकते हैं। तो आपको फोर्स मेजर करने के लिए आप सिंपली, आपको अगर मैं बताऊंगा आगे, मास पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है, तो आप उसका फोर्स मेजर कर सकते हैं। उसके लिए आपको बॉडी को काटने छांटने की जरूरत नहीं है। ओके, so coming back to force, force is a physical quantity which changes or tends to change. What is this? Tends to change means what? Suppose करो आपकी गाड़ी बंद हो गई हाईवे पे, आप धक्का तो मार रहे हो बट गाड़ी चल नहीं रही भाई, आपकी मूव ही नहीं कर रही, तो क्या आप फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? अगर आपने बोला पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, राइट? सो अगर कोई दूसरा आदमी देखे, आप नहीं, कोई दूसरा आदमी देख रहा है आपको गाड़ी पकड़े हुए, उसको क्या पता कि आप धक्का मार रहे हो, आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो? मेरी बात समझ में आई? लेकिन उसको ये जरूर दिखेगा कि आप गाड़ी के साथ कुछ तो कर रहे हो, या तो आप धक्का दे रहे हो या खींच रहे होगे। लेकिन इसका मतलब क्या, आप उसके, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कराने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब या तो आप चेंज कर रहे हो, उसका चेंज कर रहे हो, या टेंड्स टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। टेंड्स टू चेंज का मतलब ये, हो सकता है कि अगर गाड़ी को धक्का दो आप तो मूव ना करे, ट्रक को धक्का दो मूव ना करे, दीवार को धक्का दो मूव ना करे। इसका क्या मतलब, आपने फोर्स नहीं लगाया क्या? आपने फोर्स लगाया, बट वो फोर्स सफिशिएंट नहीं था उसको मूव कराने के लिए, बट यू अप्लाइड द फोर्स, राइट? तो यू ट्राइड टू चेंज, so your force tends to change. What it changes? What the state of rest? रेस्ट में है तो रेस्ट को मोशन में करेगा, अगर मोशन में है तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन है तो उसको कुछ मोशन में वेलोसिटी घटा सकता है, बढ़ा सकता है, राइट? दैट तो ठीक है, ये तो बात हो गई सिर्फ मोशन की और रेस्ट की। बट व्हाट अबाउट अगर मैं इस पेन को लूँ ऐसे पकड़ के तोड़ दूं तोड़ूंगा नहीं बाय द वे, बट अगर इसको मैं पकड़ के तोड़ दूं तो ये तो मोशन और रेस्ट की बात ही नहीं हुई। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप और साइज, सो इजी, राइट? मैंने इसका शेप तोड़ दिया, या फिर मैं कुछ ऐसा चीज लूं उसको प्रेस कर दूं और ये छोटा हो जाए, तो उसको मैं बोलता हूं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, राइट? सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है यहां तक? फोर्स की जो यूनिट्स हैं होती है, एसआई यूनिट भी है, सीजीएस यूनिट भी है, न्यूटन, और न्यूटन आप सबने सुन रखा होगा। सीजीएस यूनिट डायन होती है, डायन नहीं डाइन, DYNE डाइन, राइट? और वो आगे हम आएंगे, उस पे बात करेंगे। फोर्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? ऑफ कोर्स इट इज व्हाट? कैन यू टेल मी? इट इज वेक्टर। फोर्स इज वेक्टर बिकॉज इसका डायरेक्शन होता है और ये वेक्टर लॉ को ओबे भी करता है। मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही हैं फोर्स का, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं न्यूटन अभी छोड़ दो, मैं 5 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, 5 यूनिट्स, और इधर से भी 5 यूनिट्स लगा रहे हैं, तो अगर अगर ये बंदा अगर है, अगर मैं इसे 5 रुपए दूं और ये भी 5 रुपए दूं देगा, तो इस पे बस 10 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि मनी जो है स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसे 5 यूनिट्स मिल रहे हैं और इसे भी 5 यूनिट्स मिल रहे हैं इधर से फोर्स के, तो ये मूव नहीं करेगा। आपको कोई इधर भी 5 से खींचे, इधर भी 5 से खींचे, आप मूव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि नेट क्या हो गया, जीरो। क्यों? क्योंकि आप इसको नॉर्मल अलजेब्राइक तरीके से नहीं जोड़ रहे हो, आप इसे जोड़ रहे हो वेक्टर तरीके से। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिड यू गेट इट? फाइन। अब आते हैं, जब फोर्स के चलते मोशन हो रहा है, तो फोर्स जो मोशन कराएगा, मोशन के कुछ लॉज होते हैं। लॉज मतलब रूल्स, कि वो रूल्स कभी नहीं टूटेंगे भाई। कुछ भी हो जाए, फोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स लगेगा, वो अपने तरीके से लगेगा, बट देयर आर सम बेसिक रूल्स, और वो रूल्स कभी नहीं टूटेंगे। ठीक है? तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। एरिस्टोटल का एक्सपेरिमेंट है कुछ, एक गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है कुछ, आप वो खुद से पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में भी पढ़ना है। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बस वही है कि इंक्लाइंड पेन से वो बॉल गिराता है और वो फिर देखता है कि बॉल फिर उसी हाइट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर वो स्मूथ सरफेस है तो बॉल
उस हाइट तक पहुंचता है, लेकिन वो धीरे 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 उस चीज़ को और इंक्लिनेशन को लो करते चला जाता है, और वो बॉल उस हाइट तक कभी नहीं पहुंचेगी अगर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, दिस इज़ माई होमवर्क टू यू पीपल। तो एक असाइनमेंट समझ लो कि आपको अरिस्टोटल का फोर्स का कॉन्सेप्ट और गैलीलियो का फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी या किसी भी बुक में मिल जाएगा। और इफ़ यू फेस एनी ट्रबल देयर आफ्टर, और इफ़ यू फेस एनी डाउट, आप प्लीज़ हमें मैसेज करिए, हमें डाउट्स के लिए भेजिए वो चीज़ें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं हमारा वो चीज़ क्लियर नहीं हो रहा, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट सिंस वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, 9th में पढ़ा होता है लोगों ने, और उसका आगे हम उतना यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम ये काम आप पे छोड़ते हैं, और आई होप you people can do it better, right? So we'll start with first law of motion. Of course न्यूटन ने दिया था, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, that is why we call it Newton's laws of motion. सेब गिरा था ना न्यूटन के दिमाग पे, कहानी जानते होंगे आप लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगेन आप लोगों में से बहुत को ऑफ कोर्स पता होगा कि if a body is in motion, it will continue to be in motion, or if it is at rest, it will continue to be at rest until and unless any external force is applied upon it. मैंने एक वर्ड बोला, external force, मैं पहले लिखता हूं, आप हमारे साथ नोट कर लीजिए, फिर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। A body continues to be in motion, continues to be in uniform motion, you should say. A body continues to be in uniform motion or at rest if no external force is applied on the body. राइट मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो करता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा, यूनिफॉर्मली मूव करेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, और इसलिए मैंने अभी बोला कि अगर आपने काइनेमेटिक्स को रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज आप जाकर रिवाइज कर लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब covering equal distance in equal interval of time, और you can say accelerate नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, you can say that, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है बॉडी का, या फिर बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब वो चलता रहेगा, और या फिर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक उस पर हम फोर्स ना लगाएं वो चलता रहेगा, या अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स ना लगाए मूव करने के लिए, ठीक है। एंड दैट फोर्स मस्ट बी, सिर्फ अगर आप बोलोगे if any force is applied on it, that will be wrong. There should be external force. External मतलब suppose this is me, मैं अगर खुद को पुश कर रहा हूं, this is not external force, ये इंटरनली मैं खुद को लगा रहा हूं। अगर मुझे मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी चीज को पुश करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे आप क्या किस चीज को पुश कर रहे हो, मैं चल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या करते हो, आप अर्थ को पीछे पुश करते हो, राइट। आप अर्थ को अपने पैर से पीछे पुश करते हो और अर्थ फिर आपको आगे पुश करती है फ्रिक्शन के थ्रू, मैं बताऊंगा आगे ये फिर चीज, तो फिर आप चल लेते हो, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि कभी वो आपको बिना किसी फोर्स के आप चल रहे हो, आप अपने फोर्स से चल रहे हो। नो, दुनिया की कोई बॉडी खुद को फोर्स लगा के नहीं चल सकती, उसको किसी और पे फोर्स लगा के चलना पड़ेगा, राइट। ये चीजें और आगे क्लियर होंगी। जैसे आप कोई बॉल रोल करते हो, बॉल ऐसे फेंकते हो कुछ, और वो बॉल जाके कुछ देर के बाद रुक जाती है, तो आप बोलोगे सर हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, वो तो रुक गया। आपकी थ्योरी गलत है, आप जो लॉ पढ़ा रहे हो वो गलत नहीं, वो गलत नहीं है। आपने जो बॉल फेंका है वो रुक रहा है इसलिए क्योंकि वो बॉल फ्रिक्शन लग रहा है उस बॉल पे, वो रोल करते करते उस बॉल पे फ्रिक्शन लग रहा है और वो रुक गई वो बॉल, उस पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है। अगर फ्रिक्शन हटा दो आप और उस बॉल को रोल कराओ किसी एकदम बहुत स्मूथ सरफेस पे जिसमें फ्रिक्शन जीरो हो, हालांकि फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता कभी, वो फ्रिक्शन की भी चर्चा करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, दिस इज अ क्वाइट लार्ज चैप्टर, सब चीजें आएंगी धीरे धीरे, बट सिंस कंटेंट थोड़ा सा इंटरमिक्स्ड है इसलिए मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं फ्रिक्शन का, ठीक है। सो उस पे बॉल पे फ्रिक्शन लगा इसलिए वो बॉल रुक रही है, राइट। सो दिस इज
इसका मतलब क्या, इसका मतलब कोई भी बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, रेसिस्ट करने के लिए, चेंज को रेसिस्ट करना है। चेंज को रेसिस्ट करने का मतलब, मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे मूव करने दो, मैं अगर बैठा हूं तो मुझे बैठने दो। And this property resistant to change in the state of motion or rest, this property is called what? This is called inertia. Okay, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट वे आर हम इससे थोड़ा क्विकली पास आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका ये पढ़ा हुआ है। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज in its state of rest or motion is inertia, right? ठीक है, मतलब ये कि इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसी के बारे में, जो मैंने ये लिखा और ये लिखा ऑलमोस्ट सेम चीज ही है, राइट? कि रेसिस्ट कर रहा है चेंज को। ये भी तो अगर मोशन में तो बोलेगा भाई मैं जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ करने दो, या मैं रेस्ट में हूँ तो रहने दो मुझे रेस्ट में, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब थोड़ा सा और समझूं मैं, आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। आई होप आपको वैसे भी क्लियर होगा, बट स्टिल, जैसे कोई आप अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस से बता सकते हो। एक छोटा सा स्टूल दूं मैं आपको, बोलूं मैं बाबू इसको उठा के रख दो, आप उसको इजीली उठा के रख दोगे, राइट? आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मैं बोलूं कि कोई भारी ट्रक है और उसको मूव करना है, तो बोलोगे कि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये अपना, ये इसको रोकना भी मुश्किल है और इसको मूव कराना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये कि जो मास है, स्टूल और एक ट्रक में क्या अंतर है? स्टूल हल्का है, लाइक वो 5 केजी का होगा, ट्रक 200-500 केजी का होगा, ठीक है? जब 500 केजी का है तो उसको मूव कराना मुश्किल है, कम केजी का है, 4 केजी का है तो मूव कराना आसान है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि ग्रेटर द मास greater the inertia. Do you agree or not? Right. So we can say mass is the measure of inertia. ठीक है? That is greater the mass of body, greater the inertia. ठीक है? Greater the mass of the body, greater the inertia. Clear है ये? Okay. So this is about first law. बाकी मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ो इसके लिए जाकर, उसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल्स समझाए हुए हैं। नॉर्मल से एग्जाम्पल्स यही हैं कि आप क्यों बस में चलते चलते अगर बस रुक जाती है तो आप क्यों आगे झुक जाते हो, और अगर बस रुकी हुई है और अचानक से चलती है तो क्यों आप पीछे झुक जाते हो। आगे आप इसलिए झुक जाते हो क्योंकि आपका पूरा बॉडी मोशन में है, लेकिन जितना पोर्शन आपका बस से जनरली कनेक्टेड है वो तो रुक गया, बट आपकी जो अपर बॉडी वो तो अभी भी मोशन में रहना चाहिए क्योंकि वो रेसिस्ट कर रही है चेंज, क्योंकि जो ब्रेक जो लगा है वो बस पे लगा है और बस से आपकी बॉडी कनेक्टेड है तो उसको भी वो ब्रेक फील हुआ। लेकिन ये जो अपर बॉडी है वो बॉडी तो किसी से कनेक्टेड नहीं थी, तो अचानक से वो उसी मोशन में रहना चाहती है और वो आगे झुक जाती है, राइट? तो आपका जो मस्कुलर कैपेसिटी आपकी बॉडी को, वो फिर उस झुकने को कंट्रोल करती है, ठीक है? सिमिलरली वैसा ही तरीके से अगर आप बैठे हो और अचानक से गाड़ी खुलती है तो आप ऐसे हो जाते हो पीछे। क्यों पीछे ऐसे क्यों जाते हो? क्योंकि अचानक से ये मूव करना शुरू किया और आपके जो पूरे बॉडी है वो रेस्ट में थी, ये चीज आगे बढ़ गई तो ये चीज क्या बोलेगी, ये चीज को तो अभी यहीं रहने का मन करेगा, तो ये चीज ऐसे ही रुकेगी, लेकिन फिर आपकी मस्कुलर जो भी स्ट्रेंथ है आपको फिर नॉर्मल ले आती है, ठीक है? किसी भी बेडशीट है या फिर कोई मोटा सा कुछ भी मैट्रेस है, आप उसको जब पीटते हो तो उससे डस्ट निकलता है, बिकॉज वो आपने जब मैट्रेस पीटा तो मैट्रेस अंदर गया, लेकिन उसके ऊपर जो डस्ट है वो अभी भी अपनी कंडीशन में रहना चाहिए, तो डस्ट हवा में आ जाता है सडनली, इसलिए उसको पीटते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो आई विल आस्क यू टू गो थ्रू दोज एग्जांपल्स, इतना काम आपको करना चाहिए।
तो आप थोड़ा एनसीईआरटी या कोई भी बुक, वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, आप उस बुक से थोड़ा पढ़ो, आप उस बुक से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर सकते हो आप न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ का बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसको, आपको ये रियल लाइफ में दिखेगा। इनफैक्ट फिजिक्स की हर चीज़ें रियल लाइफ में दिखेंगी, बट ये तो मैकेनिक्स का पार्ट है और ये तो दिखता ही दिखता है। आपको घर बाहर कहीं भी चलोगे आपको ये एक्सपीरियंस होगी चीज़ें, राइट? ओके, सो वी शुड मूव ऑन टू सम नेक्स्ट थिंग्स नाउ, सेकेंड लॉ एंड समथिंग। ओके, ओके, सो विल बी सेकेंड लॉ, ऑफ कोर्स हमें पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट सेकेंड लॉ के पहले एक चीज, एक टर्म जो आप जानते भी होगे पहले, एंड दैट इज मोमेंटम। क्यों पढ़ेंगे ये चीज? देखो, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, उसकी कोई वजह होती है, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज जरूर है। बिना यूज के उस चीज को पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, चाहे अभी हो यूज या फिर कुछ देर के बाद हो। सो मोमेंटम इज, क्यों पढ़ रहे हैं मोमेंटम? सिंपल सी एक चीज समझो, जैसे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट? अगर मैं ये बोलूं कि एक छोटी सी मक्खी बहुत तेज उड़ते हुए आ रही है तुम्हारे साइड, बहुत तेज। अब कभी बाइक चला रहे होते हो या कहीं दौड़ रहे होते हो तो देखते हो आगे कुछ हिट कर जाता है आपको, छोटा सा कंकड़ पत्थर या छोटी सी मक्खी, बट आपको कुछ नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता इनफैक्ट कि कोई चीज आपसे टकराई, जबकि वो इतनी तेज आके हिट कर रही है। बारिश हो रही है, आपको इतनी तेज से आके बूंदे हिट कर रही है, आपको कुछ नहीं होता, आप मस्ती से घूमते हो बारिश में। लेकिन अगर वो एक बड़ा सा ट्रक स्लो ही आए, 5-10 किलोमीटर की स्पीड से ही आए, और तो आप उसको देखते ही बोलोगे भागो भाई, हट जाओ पीछे। क्यों? स्पीड से अगर सिर्फ आपको डर लग रहा होता तो आप उस मक्खी से भी डर गए होते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप स्पीड से आपको डर लग रहा होता तो ऑफ कोर्स आप उस मक्खी से भी डरे होते, बट आप उस मक्खी से नहीं डर रहे हो, लेकिन आप ट्रक से डर रहे हो। तो आप बोलोगे ट्रक बड़ा है, तो अगर सिर्फ बड़े होने से डर लग रहा होता तो एक छोटी सी गोली है, वो हिट कर जाती है आदमी को और बॉडी के अंदर चल जाती है। ट्रक लेकिन अगर खड़ा है तो हम ट्रक से नहीं डरते। तो सिर्फ यानी मास से भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेलोसिटी, मक्खी के केस में सिर्फ वेलोसिटी होने से भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मास और वेलोसिटी जब साथ आते हैं तो वो एक नया इफेक्ट पैदा करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर सिर्फ मास है, बड़ा सा घर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखा, डरते क्या? नहीं। लेकिन अगर ये छत गिरने लगे वेलोसिटी के साथ, डर लग जाएगा, ठीक है? अगर कोई चीज बड़ी है वो वेलोसिटी के साथ हमारे पास आने लगे, डर लग जाएगा उससे, उससे फोर्स, क्योंकि डर क्यों लग रहा है, हमें पता है वो हमें हिट करेगी और इतनी ज्यादा फोर्स लगेगा कि हम फिर डैमेज्ड हो सकते हैं, राइट? सो इसीलिए हमने एक टर्म बनाया, हमने नहीं बनाया ऑफ कोर्स, मतलब जो फिजिसिस्ट्स हैं उन्होंने एक टर्म रखा, फिर जो टर्म मास और वेलोसिटी दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को वो इंक्लूड कर रही है। सो मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास की, जो ऑब्जेक्ट है उसी की वेलोसिटी, राइट? जैसे अगर ये कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज गिवन एज m इनटू v, राइट? क्लियर है? सो साफ दिख रहा है कि स्केलर, मास इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर, सो इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अग्रीड? और इसका एसआई यूनिट, देखो कभी भी एसआई यूनिट रटने की जरूरत नहीं है। मास का एसआई यूनिट कितना होता है? केजी, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। तो सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड। अग्रीड? सो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इंटू वी, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स, टेल मी, आप सोचो, will be towards velocity of course, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन। सो तो अब अगले वीडियो में हम सेकेंड लॉ पे डायरेक्ट आके बात करेंगे। टिल नाउ आपको मैंने काम दिया है कि आप फर्स्ट लॉ को गो थ्रू करें, अरिस्टोटल और गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट को गो थ्रू करें, आप थोड़ा मोमेंटम को पढ़ लें। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ एक दो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो उसको बना लें। कोई भी डाउट होता है आप हमारे चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में या फिर मेल करें, एडमिन्स को बताएं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
कर ही देंगे ऑफ कोर्स, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट सेशन, वी विल बी डीलिंग विद सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर. ओके.